हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 अगस्त 2025 को एक नया एडवर्टीजमेंट फिर से रिलीज हो गया है, जिसमें कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर वाले अपियरिंग कैंडिडेट है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो खास बात यह है कि जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और खास बात है, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो आप देख ही रहे हैं कि 5200 है। एक और खास बात यह है कि जब भी आपको बड़ी कोई रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है तो उसमें आपको ये रहता है कि दूसरे स्टेट में जाना होगा या ट्रांसफर का टेंशन रहता है, बट यहाँ पर आप रिटायरमेंट की एज तक एक ही स्टेट में काम कर सकते हैं जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, या आप अपने प्रेफर्ड स्टेट में या अपने ही राज्य में काम कर सकते हैं रिटायरमेंट की एज तक। अगर ट्रांसफर होता भी है तो राज्य के अंदर होगा, कभी भी दूसरे स्टेट में या रिमोट बहुत दूर के राज्य में, मतलब राज्य तो चेंज करेंगे ही नहीं, अपने ही राज्य में आप रिटायरमेंट तक काम कर सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर बेनिफिट लें जहां पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी मिल रही हैं, तो भले ही कंपटीशन ज्यादा हो लेकिन सीट्स हैं अच्छे खासे, तो चांसेस बनते हैं। ट्रांसफर का भी टेंशन नहीं रहता है। ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और सभी के सभी परमानेंट स्थायी नौकरी होगी। चलिए डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो जो ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, स्टेट सर्कल है, सर्कल वाइज वैकेंसीज आई हैं। एक इस सर्कल में जैसे गांधीनगर सर्कल है तो उसमें गुजरात स्टेट में आपको जॉब लोकेशन मिलेगी, और या यूनियन टेरिटरी जो भी लिखा है। तो जिस सर्कल में जो भी स्टेट लिखा हुआ है ना, मतलब वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज लिखा है, या तो आपने 10th या 12th में ये लैंग्वेज पढ़ा हो, 10वीं या 12वीं में जो भी लैंग्वेज लिखा हो वो पढ़ा है तो फिर ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आपको एक टेस्ट देना होगा कि आपको ये भाषा आता है, बस वो क्वालिफाइंग रहेगा, बस वो टेस्ट पास करना रहेगा लैंग्वेज वाला। अगर 10th में या 12th में ये एज अ सब्जेक्ट एक विषय के रूप में आपने पढ़ लिया है पहले ही, फिर तो कोई टेस्ट आपको लैंग्वेज का देना नहीं होगा। तो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज के साथ, आंध्र प्रदेश तेलुगु एंड उर्दू लैंग्वेज के साथ, कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज के साथ, भोपाल सर्कल में 2 स्टेट आ रहे हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तो हिंदी के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। भुवनेश्वर सर्कल में उड़ीसा स्टेट में उड़िया लैंग्वेज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ / न्यू दिल्ली लिखा है, तो ये दोनों सर्कल में जो भी अप्लाई करेंगे ना उनको हरियाणा स्टेट में ही जॉब मिलेगी। समझ रहे हैं ना, ये वाला चंडीगढ़ या न्यू दिल्ली किसी भी सर्कल में आप अप्लाई करेंगे तो हरियाणा स्टेट में जॉब मिलेगी, और यहाँ पे आप हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ में फिर से, यहाँ पे चंडीगढ़ में आपको जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड पंजाब का फिर से ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें जो अप्लाई करेंगे उनको यहाँ इनमें से कोई भी एक स्टेट जो भी आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको उस स्टेट में अप्लाई करने का मौका भी मिलेगा और वहीं पे आपको जॉब मिलेगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू या हिंदी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं लैंग्वेज, हिमाचल प्रदेश में हिंदी के साथ, लद्दाख में उर्दू या लद्दाखी या बोधी के साथ में, पंजाब में पंजाबी या हिंदी का ऑप्शन दिया हुआ है। चेन्नई सर्कल में तमिलनाडु में आपको जॉब मिलती है तो तमिल लैंग्वेज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना में तेलुगु या यहाँ पे सर्कल आप देख लें, तेलंगाना में तेलुगु या उर्दू के साथ, राजस्थान में हिंदी के साथ में, वेस्ट बंगाल में बंगाली या नेपाली लैंग्वेज का ऑप्शन है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि या तो जो भी भाषा दिया हुआ है लैंग्वेज वो 10वीं या 12वीं में पढ़ा है तब तो ठीक है, पढ़ाई की एक सब्जेक्ट के तौर पे, मेन सब्जेक्ट नहीं, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में वो था साइड में, फिर ठीक है। नहीं तो फिर आपको एक एग्जाम देना होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और वो बस पास करना है, उसमें कोई ऐसा स्कोर करना बहुत जरूरी नहीं है। तो कोलकाता सर्कल में आप देखेंगे कि कोलकाता सर्कल में आ रहा है वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम। तो ये 3 हैं राज्य जो कि कोलकाता सर्कल में आ रहे हैं। तो इसमें वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली या नेपाली का ऑप्शन मिला है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिंदी या इंग्लिश का, सिक्किम में नेपाली या इंग्लिश का। इसी तरीके से और भी है काफी सारे, जिसमें कि मैं आपको लक्षद्वीप है, केरला दोनों में मलयालम लैंग्वेज के साथ, बिहार या झारखंड पटना सर्कल में आएगा तो हिंदी या उर्दू बिहार में, और झारखंड में हिंदी और वहां का एक लोकल लैंग्वेज संथाली।
त्रिपुरा में बंगाली या कॉर्बोरक के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। नागालैंड में इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन है। मिजोरम में मिजो, मेघालय में इंग्लिश या गारो या खासी, मणिपुर में मणिपुरी या इंग्लिश, आसाम में आसामी, बंगाली या बोडो का ऑप्शन है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश। न्यू दिल्ली में दिल्ली या उत्तराखंड का, फिर से देखिए न्यू दिल्ली ऊपर भी था, यहाँ पे भी है न्यू दिल्ली सर्कल में नहीं, चंडीगढ़ सर्कल में न्यू दिल्ली था और न्यू दिल्ली सर्कल में दिल्ली और उत्तराखंड है, तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के साथ। मुंबई मेट्रो गोवा, मुंबई मेट्रो सर्कल में गोवा आ रहा है, गोवा में कोंकणी लैंग्वेज के साथ। महाराष्ट्र या मुंबई मेट्रो में फिर एक और है, महाराष्ट्र में आपको जॉब लोकेशन मिलेगी तो मराठी लैंग्वेज के साथ। लखनऊ या न्यू दिल्ली में उत्तर प्रदेश, हिंदी या उर्दू लैंग्वेज के साथ। कोलकाता में मैंने अभी जस्ट बताया, तो सिक्किम भी आ रहा है ना। अच्छा, इधर मैंने नहीं बताया था। चेन्नई में तमिलनाडु, चेन्नई सर्कल में तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज के साथ। हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट में भर्ती होगी तो तेलुगु या उर्दू लैंग्वेज के साथ। राजस्थान में हिंदी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने काफ़ी टाइम ले लिया ये बताने में। वैकेंसी जो आई हुई है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आई हुई है, नई नोटिफिकेशन बिल्कुल आज ही रिलीज हुई है। और ये जो है ना, पोस्ट का नाम रहेगा जूनियर एसोसिएट। क्लरिकल कैडर का हो सकता है, बट इसमें जो है ना क्लरिकल कैडर का ही है। इसमें जो पोस्ट है उसका नाम है जूनियर एसोसिएट। मतलब आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि हाँ एसबीआई में, आप अगर किसी को बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कि कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में जूनियर एसोसिएट है। यू डोंट हैव टू टेल पीपल की क्लर्क है। हालांकि ये क्लरिकल कैडर में आता है, बट क्लर्क नहीं बुलाएंगे, जूनियर एसोसिएट। तो अब इसमें क्या लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन for appointment as junior associate customer support and sales in clerical cadre in State Bank of India. Candidates can apply for vacancies in one state or union territory. कोई भी एक राज्य या यूनियन टेरिटरी आप चूज कर लें, उसमें ही अप्लाई करेंगे। The candidate applying for vacancies of particular state or union territory should be proficient reading, writing, speaking and understanding. तो जिस राज्य या आप यूनियन टेरिटरी को चूज करेंगे अप्लाई करने के लिए, एक्चुअली उसकी भाषा चेक कर लें। भाषा का जो कंडीशन है कि 10वीं या 12वीं में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भाषा आपको बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आता है तो उसका एक टेस्ट देना होगा आपको। तो ये लोकल लैंग्वेज का कंडीशन समझते हुए आप अप्लाई करें। उसके बाद चलिए अभी देख लेते हैं। कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। हालांकि सिर्फ जो है ना ये लैंग्वेज टेस्ट सिर्फ पास ही करना है, लेकिन वो पास करना जरूरी रहेगा। चलिए अभी देख लेते हैं आगे क्या है। इसमें जो एग्जाम की डेट दी हुई है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बता रहे हैं सितंबर में होगा, क्योंकि प्रीलिम्स होता ही है इसमें। और फिर मेन एग्जाम बता रहे हैं कि वो नवंबर मंथ में होगा। तो मेन एग्जामिनेशन जो है ना नवंबर में होगा और जो प्रीलिम्स है वो सितंबर में होगा। तो टोटल वैकेंसीज 5200 के अराउंड है, 5180 है एक्चुअली, तो 5200 के अराउंड वैकेंसीज है। अब इसमें जो है एप्लीकेशन के लिए एज की क्राइटेरिया चेक करेंगे, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन दिया हुआ है पेज नंबर, क्योंकि ये जो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट बनाते हैं ना कि एक ही पेज में दो हाफ कर देते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। आप इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करो, फिर थोड़ा, तो पेज नंबर 3 पे एक्चुअली एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एडवर्टीजमेंट से बता दूं, क्योंकि फिर वो आपको भी आराम हो जाता है कि हाँ इस सेक्शन में ये चीज दी हुई है, तो आप खुद भी जब पढ़ेंगे तो आप एडवर्टीजमेंट से डायरेक्टली आपको याद रहेगा। तो पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, स्नातक किसी भी विषय से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं परसेंटेज तो मांग नहीं रहे हैं। अब परसेंटेज की वजह से जो लोग अप्लाई नहीं कर पाते वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट टाइपिंग वगैरह का नहीं मांग रहे हैं। जैसे कि क्लैरिकल कैडर में आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो टाइपिंग का ये वो मांगते हैं, कंप्यूटर का, वो सब कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, नो टाइपिंग सर्टिफिकेट, नो स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट, स्टेनोग्राफी की तो ये पोस्ट ही नहीं है। नो परसेंटेज इशू, नो एक्सपीरियंस, तो ये सब की आप बेनिफिट ही है ना, तो अप्लाई करके जरूर रखें। क्लरिकल कैडर का है तो एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो पीओ के लेवल का तो नहीं रहेगा, वो पीओ के लेवल से काफी कम रहेगा डिफिकल्टी लेवल, तो आप एग्जाम क्रैक भी कर सकते हैं। जो टीचिंग वाले हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि जरूरी नहीं कि आप टीचिंग के लिए वेट करते रहो, ठीक है ना। ये सब भी वैकेंसीज आ रही हैं, परमानेंट वैकेंसीज हैं, आपके अपने राज्य में भर्ती होनी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सर्टिफिकेट शुड एंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग
इज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, काफी टाइम दिया, 31 दिसंबर 2025 तक आपका जो है एक पासिंग का कोई प्रूफ होना चाहिए। जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका भी है कि 31 दिसंबर 2025 तक आपके पास कोई तो एविडेंस प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ग्रेजुएशन आपने एग्जामिनेशन पास कर लिया है। तो बस यही है। अभी इसमें रिजर्वेशन भी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी इसमें और भी क्या चीज़ें, एज की क्राइटेरिया देखेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज जो है मिनिमम तो 20 साल बता रहे हैं, 20 ईयर्स कम से कम होना चाहिए, और ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। जब मैं ऊपरी आयु सीमा बोल रही हूँ तो वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एज कैसे कैलकुलेशन करनी है, 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को आप कट ऑफ लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। अब अगर इसमें जो बॉर्डर लाइन पे जिनका डेट ऑफ बर्थ रहता है उनको एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसे समझेंगे कि ये जो दो रेफरेंस के लिए डेट दिए हुए हैं इसके बीच में या इन दोनों डेट पर कहीं पे भी बर्थ आ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, या इसके बीच में, इन दोनों डेट के बीच में, तो जनरल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, मतलब ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को यहाँ पे 3 साल की छूट मिल रही है। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए हो गया 22 टू 31 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 22 33 ईयर्स तक के ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो कम से कम 10 साल की छूट मिलती है, तो 20 टू 38 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है ओबीसी तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन 13 साल 15 साल की मिलती है। एक सर्विसमैन को एज में रिलैक्सेशन है, और अगर महिलाओं के लिए है तो वो मैं चेक कर लेती हूँ, इन्होंने आधा इधर लिखा है आधा उधर लिखा है, ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम। महिलाओं के लिए वैसा मुझे, हाँ सभी महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन जो महिला विडो है या डाइवोर्सी वीमेन है उनके लिए 7 साल की, मतलब अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 35 साल तक की महिला, मतलब 20 से 35 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, विडो डाइवोर्सी हैं। और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 20 टू 38 ईयर्स तक की ऐसी महिलाएं आवेदन बिल्कुल कर सकती हैं, जो पॉइंट नंबर 7 में मेंशन किया है उसके हिसाब से। और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो ऊपरी आयु सीमा 40 साल रखी गई है, तो 20 से 40 साल तक की एससी एसटी महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। और अगर अप्रेंटिस किया हुआ था, आपने देखे अप्रेंटिस करने का फायदा होता है, अप्रेंटिस किया हुआ है तो एज में रिलैक्सेशन फिर से मिल रही है। जहां ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का मिलता है वहां 4 साल का मिलेगा अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ था, मतलब सभी जगह एक एक साल जोड़ दें। चलिए अभी देख लेते हैं कि और इसका जो पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा एग्जाम का, या क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम सेंटर, जो भी एडवर्टीजमेंट में मेन मेन चीजें वो कवर कर लेते हैं। ये अभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बता रहे हैं, पेज नंबर 4 पे तो सारा वही चल रहा है फिलहाल। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्रीलिम्स भी और मेंस भी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी। प्रीलिम्स 100 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 1 घंटे का रहेगा जिसमें कि 3 सेक्शन रहेंगे। तो 3 सेक्शन रहेंगे जिसमें 30, 35 ऐसे रहेगा क्वेश्चन, एंड 30, 35 मार्क्स रहेगा। ड्यूरेशन सेपरेट रहेगा, मतलब आपको ये सेक्शन इतने मिनट में 20 मिनट में खत्म करना है, फिर नेक्स्ट दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 1 आवर मिल रहा है, 1 घंटा पूरा मिल रहा है और आप उसमें सॉल्व कर रहे हैं। जैसे जिसको भी जितना टाइम देना चाहेंगे उतना टाइम नहीं दे सकता है, वो आपको सेक्शन वाइज टाइम दिया हुआ है। तो इंग्लिश में रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, और इसमें 1/4 मार्क्स बिल्कुल कट होगा। अगर निगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स कटेगा, 1/4 मार्क्स मतलब 4 गलत आंसर होने पे आपका -1 हो जाएगा ऐसे। और भाषा जो रहती है क्वेश्चन का वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, बिकॉज इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी जितने भी रहते हैं ना सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं। फिर मेन एग्जाम जो रहता है वो इस तरीके से है कि मेन एग्जाम में भी 1/4 मार्क्स कट होगा, 2 आवर्स 40 मिनट्स मिलेंगे आपको। और सेम वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस पे रहेगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट्स टाइम मिलेगा, अलग सेपरेट टाइम मिलेगा सभी सेक्शन के लिए। जनरल इंग्लिश में रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स,
35 मिनट, क्वांटिटेटिव रहेगा, एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 200 मार्क्स रहेंगे, और 190 क्वेश्चन रहेगा, 2 आवर 40 मिनट्स रहेंगे, 1/4 मार्क्स बिल्कुल कटेगा। मिनिमम तो कुछ स्कोर का वो सब तो रहता है, लेकिन फिर कट ऑफ बनती है ना। ये लैंग्वेज वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि 10वीं या 12वीं के मार्कशीट में दिखना चाहिए कि आपने वो पढ़ा है, एविडेंस होना चाहिए लोकल लैंग्वेज पढ़ा है, नहीं तो फिर उनको लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। तो ये 3 रहेंगे, प्रीलिम्स रहेगा, मेंस रहेगा, और जिनके लिए 10-12 में नहीं पढ़ा है उनके लिए ये रहेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रहता है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि अभी पढ़ रहे हैं या 12 या ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम कभी नहीं दिया है, तो वो जानना चाहते हैं कैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक ट्रेनिंग चाहते हैं। तो वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की है फैसिलिटी, लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, PWD, आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलेगा। मतलब कैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा, लॉगिन कैसे करना होता है या आंसर कैसे करना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे स्किप करते हैं, कैसे वापस आके उसी क्वेश्चन को फिर से चेक करते हैं, तो वो सारा पूरा जो आपको समझ में आएगा एक बार। तो वो प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो चाहते हैं वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, फॉर्म भरते समय आपको बताना पड़ेगा। बाकी कॉल लेटर वगैरह 10 दिन पहले आएगा, मतलब एडमिट कार्ड वगैरह। फीस नहीं देखी अभी तक मैंने, फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना भूल गई थी कि इसमें भी आपको ऑप्शन रहता है कि अगर आप कौन से स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं, तो कौन से स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको जो ना एग्जाम का जो मीडियम है, माध्यम है एग्जाम लिखने का, वो आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे अंडमान और निकोबार से में अगर है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश से अगर आप एग्जाम लिखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू चारों मीडियम में आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको लगता है कि आप तेलुगु पढ़ के तेलुगु में आंसर करना चाहते तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा। तो पेज नंबर 5 पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कहीं कहीं पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप जो है वहाँ के जो स्टेट का लैंग्वेज है उसमें भी आंसर कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड रहता है, वो सब तो रहता ही है। और मैं फीस चेक कर रही थी, फीस सर्च में नहीं आ रहा तो देखते हैं। फीस की डिटेल अगर चेक करना चाहते हो तो पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, एंड आई थिंक ये डिफेंस एक्स सर्विसमैन लिखा है, डिफेंस पर्सनल होगा, तो DXS नील है, नो फी है, 0 फी है। तो बाकी जो, अच्छा महिलाओं के लिए ऐसा कुछ फीस में एग्जाम नहीं किया, आप अगर SC ST कैटेगरी से तो उस हिसाब से 0 फी, और नहीं तो अगर आप जनरल महिला हैं, OBC EWS, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट को, जनरल OBC EWS मेल फीमेल महिला पुरुष सभी अभ्यर्थी को 750 रुपये 750 रुपीज फीस लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और बाद में आपको लगता है नहीं देना है, एग्जाम छूट गया एग्जाम या वट एवर, सिलेक्शन नहीं हुई कुछ भी, तो वो किसी भी केस में आपको फीस रिफंड, एक बार आपने पे कर दिया और अप्लाई कर दिया फिर बाद में रिफंड नहीं होगा, चाहे फिर वो जो भी हो। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट एक्चुअली है, तो इसके 2-3 ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने एक ओपन कर दिया विकीपीडिया से मैंने, और इसमें करियर सेक्शन कहीं पे भी लोकेट कर लेंगे, करियर सेक्शन लोकेट करना है, एंड देन करियर सेक्शन में आपको करंट ओपनिंग में भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो ज्वाइन SBI करंट यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ज्वाइन करंट ओपनिंग में चेक कर लेते हैं अगर है तो करंट ओपनिंग में भी आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, और यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल जो है 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक रहेगी। तो 5 अगस्त को मैं वीडियो रात में बना रही हूँ, तो 6 अगस्त से दोपहर या आफ्टरनून या लेट नाइट को या मॉर्निंग में कभी भी 6 या 7 अगस्त से आप चेक कर सकते हैं। 26 अगस्त तक लेटेस्ट आप एप्लीकेशन कर सकेंगे, तो यहीं पे लिंक आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक तो आपको SBI पे, विकीपीडिया से ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट भी बन जाते हैं कई बार। विकीपीडिया से ले लीजिए या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।